इस पर आगे चलकर बात हो गई। फिलवक्त बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर से खुले तसादुम की शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है। अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर के वाक़ये के बाद वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ इलाकों में हमलों का दावा किया है और तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। और इस तरह से दोनों जानिब से सख्त बयानात, हमले और जवाबी हमलों के दावों ने मशरिक़ वुस्ता को एक नई गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार कर दिया है। उधर अमरीका का कहना है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई दिफा के तहत की गई, जबकि ईरान ने अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर गिराने में बराह रास्त मुलविस होने की तरदीद कर दी है। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि कल जब डोनाल्ड ट्रंप साहब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था 2 से 3 दिन में वाज़ेह तौर पर सूरत हाल आएगी सामने के आया ये डील कब होने जा रही है। तो लग तो उनकी बात से ऐसे लग रहा था कि बस आज नहीं, कल नहीं तो परसों ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब ये जो कल डेवलपमेंट हुई है, यानी ईरान की जानिब से अपाची हेलीकॉप्टर का गिराया जाना और उसके बाद अमरीका के हमले और फिर ईरान का ये कहना कि हम दोबारा हमले करेंगे, ये किस तरफ इस पूरी सूरत हाल को लेकर जा रहा है। डॉक्टर खुर्रम इकबाल, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर है। डॉक्टर साहब सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब की गुफ्तगू से तो हम सब तसल्ली में आ गए थे। हमें ऐसा लगा था कि ये तो बेहतरीन हो जाएगा, अब ये मामला ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे ही सेटल डाउन होंगी चीज़ें, पेट्रोल भी कम होगा, फ्यूल प्राइसेस भी नीचे आएंगी। बट देन दिस हैपेंड। जी, तसल्लियां तो इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी मर्तबा दे चुके हैं। इस जंग को तकरीबन अभी 1.5-2 माह होने को आए हैं और इस अरसे में डोनाल्ड ट्रंप ने काफी मर्तबा बयानात दिए विच ही डिड नॉट मीन। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 2 मकासद हासिल करते हैं इस किस्म के गलत बयानात से। एक तो वो इन बयानात को इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल ऑफ डिसेप्शन, क्योंकि किसी भी लीडर के लिए बहुत अहम होता है अपनी रियल इंटेंट को पोशीदा रखना दुनिया से। तो ट्रंप एक डाइवर्जन क्रिएट करते हैं, अपनी इंटेंट को वो दुनिया से छुपा लेते हैं। दूसरा फायदा वो उठाते हैं कि ट्रंप एट द एंड ऑफ डे वो एक बिजनेसमैन है, वो एक सियासी रहनुमा नहीं है। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या सट्टेबाज हैं। और कांग्रेस की एक हेयरिंग हुई थी आज से गालबन 3 हफ्ते कबल अमेरिका में, और ट्रंप के वजीर जंग को से पूछा गया था कि ये बयानात आखिर जब ट्रंप ने करने नहीं होता है वो काम, तो आप देते क्यों हैं। तो खदशा ये पाया जाता है कांग्रेस में कि ट्रंप ये बयानात देते हैं तेल और दीगर कमोडिटीज की कीमतें नीचे करने के लिए या ऊपर करने के लिए, और ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। और इस इनसाइडर ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा फायदा ट्रंप के इर्द गिर्द मौजूद वो सैकड़ों बिजनेसमैन हासिल करते हैं जिन्होंने इनकी कैंपेन को फंड किया था। तो अब बात यह है कि इनके बयानात से तो हम कुछ अखज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की तरफ जाना पड़ेगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस यही आपने जिक्र किया कि एक तरफ अटैक्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मदद से आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे वजीर दाखिला और दीगर जो हमारे रहनुमा हैं वो एक शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं तेहरान के साथ और अमेरिका के साथ। तो समथिंग सीरियस इज हैपनिंग, लेकिन उसको अवामी नजरों से दूर रखा जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो बयानात आ रहे हैं, इससे क्या ट्रंप को ये एहसास नहीं होता कि उसकी अपनी साख मुतासिर हो सकती है, उसकी पार्टी के लोग नाराज हैं, अमेरिका में भी एक राय आमा है जो लोग ट्रंप के खिलाफ हैं? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि इससे ट्रंप की साख खराब हो रही है। अमेरिका में ये जो जंग है ईरान के खिलाफ जारी है, इसके खिलाफ रायमा बहुत तेजी से हमवार हो रही है। एक वक्त था कि सिर्फ 60% अमरीकी इस जंग के खिलाफ थे, अब वो तादाद बढ़ के तकरीबन 70% हो चुकी है। ट्रंप ये कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन डज नॉट मैटर, लेकिन ट्रंप को ये समझना चाहिए कि ये पब्लिक ओपिनियन ही थी जिसने वियतनाम की जंग का रुख मोड़ दिया था। जब अमरीकी अवाम सड़कों पर निकली है तो सियासी नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ थे और अमरीका को उस अनपॉपुलर जंग से निकलना पड़ा था। और अब दूसरी वजह यह है कि अगर ट्रंप इसी तरह से इन बयानात को, इस डिप्लोमेसी को एज ए डिसेप्शन इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये इनकी साख मजीद मुतासर होगी, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं और ट्रंप यकीन चाहेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन से कुछ माह कबल वो इस अनपॉपुलर जंग को खत्म करें। राइट, बट टेल मी, अभी पेट्रोलिंग से कितना बैक ऑफ कर सकता है अमेरिका? कल उनका अपाची गिर जाना ये कोई आम बात नहीं है। उनके महंगे से महंगे प्लेन्स गिर रहे हैं। इससे पहले 2 ऐसे वाकयात हो चुके हैं। एक वाकये में तो उनको अपने पायलट्स बचाना मुश्किल हो गया था, उनको एक ह्यूज ऑपरेशन करना पड़ा अपनी फेस सेविंग के लिए।
सो डू यू थिंक कि उनको जल्द अज जल्द अब इससे निकलने के लिए तेज़ी भी करनी है? डिसेप्शन अपनी जगह, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये एक बिजनेस माइंड जो है ट्रंप का, वो काम भी करता है, इस तरह की खबरें उड़ाते हैं जो, बट इसका क्या करें जो शिपिंग नहीं चाहता है कि पेट्रोलिंग हो उनकी ईरानियन ऑयल की? जी, ईरान ने जो जवाबी हमले किए, ये एक रद्द अमल था इसराइली जारयत का। और अमेरिका ने जो हमले किए थे हाल ही में ईरानी जजीरों पे, जो इसराइल पर हमले किए ईरान ने, उससे कबल ईरान इनको बारहा मुतनब्बे कर चुका था कि लबनान पर आप जारयत खत्म करें। इसराइल मुतवातिर लबनान पर हमले कर रहा था, तो ईरान ने एक तवील अरसे के बाद इसराइल पर फिर मिसाइल्स की बारिश की। इसी तरह अमेरिका का जो अपाची हेलीकॉप्टर गिरा, ऑल्दो ईरान ने इनकार किया है कि पासदारान या ईरान की कोई भी फौजी दस्ता इसमें शामिल था, लेकिन वो भी एक रद्द अमल था जो 3 दिन कबल अमेरिका ने हमले किए थे ईरानी जजीरों पर। तो अब बात यह है कि जब मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक फैसलाकुन मरहले में है, तो ये हमले हो क्यों रहे हैं? हमले उस वक्त होते हैं जब आप मुज़ाकरात के दौरान अपने स्टेक्स को बढ़ाना चाहते हैं। हमले उस वक्त किए जाते हैं, खासतौर पे अमेरिका की तरफ से, जब वो ये समझता है कि ईरान की तरफ से किसी एक खास नुक्ते पर लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। अब वो नुक्ता हो क्या सकता है? अमेरिका ये बताना चाहता है दुनिया को कि ये जंग ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है। हम जानते हैं कि ईरान की कभी नीयत ही नहीं थी एटमी हथियार बनाने की। ईरान के सुप्रीम लीडर ने फतवे दिए हुए थे इसके खिलाफ। तो बुनियादी तौर पे जो इस वक्त मुतनाज़ा एक नुक्ता नजर आ रहा है इस सारे प्रोसेस में, वो रेपरेशंस का है, वो हर्जाने का है। ईरान ये समझता है दुरुस्त तौर पे कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, ईरान की पीठ में छुरा घोंपा गया, क्योंकि मुज़ाकरात जारी थे अमेरिका के साथ, और उन मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जारियत की, ईरान की टॉप लीडरशिप को मारा गया, इनका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया। तो अब अमेरिका और इसराइल को हर्जाना देना चाहिए। अमेरिका ये कहता है कि सुपर पावर्स डू नॉट पे रेपरेशंस। हाँ, कोई तीसरा रास्ता आप निकाल सकते हैं। वो तीसरा रास्ता क्या है कि एक ईरान रिकंस्ट्रक्शन फंड की बात की जा रही है, जिसमें अमेरिका, इसके इत्तेहादियों और ईरान के दोस्तों की तरफ से फंड्स डाले जाएंगे, और इसमें वो रकम भी शामिल होगी $100 अरब के करीब, जो कि ईरान के मुंजमद असासे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक नुक्ता है जिस पर अभी कुछ बात रुकी हुई है, क्योंकि ईरान ये चाहता है कि इस फंड की मालियत तकरीबन बट 300 डोंट यू अरब थिंक कि डॉलर ये की। बहुत बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी अमेरिका के लिए? चले अमेरिका अगर फंड नहीं भी करता है, दीगर ममालिक अगर मदद करते हैं तो वो एक अलग बात है। Why I say that? Because that is the only face saving for USA, कि इसराइल को ये कह सकता है कि हमने ईरान को 10 साल पीछे धकेल दिया है, क्योंकि यूरेनियम की इनरिचमेंट के बारे में तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये बात आगे चलकर भी की जा सकती है, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की बात करते हैं। सो डू यू थिंक कि अगर दीगर ममालिक फंड करना शुरू कर देते हैं, ईरान के इस मुतालबे को मान लेते हैं, तो नेतन्याहू के लिए क्या फेस सेविंग है? वो यही तो चाहते थे कि थोड़ा पीछे धकेल दे ईरान को। इस वक्त फेस सेविंग अमेरिका को चाहिए, और किसी हद तक ईरान को। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल ने जारियत की थी, और इवन अमेरिका भी इंटरेस्टेड नहीं है इसराइल या नेतन्याहू को फेस सेविंग देने के। उसकी वजह आपने देख भी लिया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते में ट्रंप के जो बयानात हैं उनमें खासी शिद्दत आई है नेतन्याहू के खिलाफ। और अगर नेतन्याहू इसी तरह से अपनी जिद, हट धर्मी और जारियत जारी रखते हैं, तो एक वक्त आएगा कि शायद वो ट्रंप की जो एक फेवर है वो भी खो बैठे, क्योंकि ट्रंप एट द एंड ऑफ डे ही इज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसराइल के इन्फ्लुएंस की लिमिट्स हैं ट्रंप पर। ट्रंप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने सियासी कैरियर को दांव पर लगाएं नेतन्याहू की वजह से। तो दूसरा ये है कि ट्रंप समझते हैं कि अमेरिका में वो पॉलिसी सर्कल्स हों या सोसाइटल सर्कल्स हों, वहां पर ये राय पाई जाती है कि अमेरिका इसराइल के कहने पर इस जंग का हिस्सा बना है, और ये एक जारियत थी। और अमेरिका किसी हद तक एक फेस सेविंग चाहेगा कि हमने एक इज्जत दार हल निकालने के लिए ईरान को भी एक फेस सेविंग और वो नुकसान भी पहुंचा दिया, जिसकी वजह से ये एक रजीम इस पूरे खत्ते के लिए खतरे का सबब बन रहा था। जी डॉक्टर साहब, अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त बहरीन और लबनान के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने फील्ड मार्शल से भी मुलाकात की, तो इसको किस तनाजुर में देखते हैं आप? देखिए, जो गल्फ में हमारे इत्तेहादी हैं उनके हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन ये रही है कि ईरान के खिलाफ जारियत हुई,
पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने खुल्लम खुल्ला इसकी मजम्मत की जी और बिल्कुल। फिर एक तामीरी किरदार भी अदा किया, ना सिर्फ सिफारती सतह पर बल्कि हमने अपनी तिजारती राहदारियां भी खोली ईरान के लिए हम्म। उस वक्त जब अमेरिका ने ब्लॉकेड इम्पोज कर दिया था। जी। लेकिन जब ईरान ने मौजूद गल्फ में मौजूद दीगर इस्लामी ममालिक पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की, तो पाकिस्तान ने हमेशा उसकी भी मजम्मत की, क्योंकि पाकिस्तान ईरान की इस पॉलिसी के खिलाफ है जिसको हम कहते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि इसराइल का इस वक्त मसला नजर ये है कि इस जंग को इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम दुनिया के अंदर वो दरारें पैदा कर दी जाएं जो अगले 100 साल भी खत्म ना हो। पाकिस्तान ईरान से ये तवक्को रखता है कि ये जंग इसराइल के खिलाफ रहे, अमेरिका के खिलाफ रहे, लेकिन इसमें मुसलमान ममालिक एक जी। दूसरे का गला ना काट रहे हों। तो बहरीन के जो सरबराह है उनका दौरा, उर्दन के आर्मी चीफ का दौरा, फिर सऊदी अरब के साथ हमारी जो इस वक्त चल रही है सारी बातचीत, जी। उसका मकसद यही है कि हम गल्फ ममालिक को जोड़ के रखें और साथ साथ ईरान को भी थोड़ा सा एक डिटरेंस हो कि गल्फ में सिर्फ अमेरिकन बेसिस को जो एक रिस्पॉन्स है वो एक लिमिटेड हो, ताकि वहां जो एक मामलात हैं वो उस तरह से खराब ना हो हमारे दोस्तों के लिए। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, बारे में जहमत